डागा जी और सारे मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके बीच में यहाँ खड़ा किया। आई नो आज का आखिरी कार्यक्रम है, शायद इस महेश नवमी का आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन आखिरी कार्यक्रम बोलते ना तो वी ऑलवेज सेव बेस्ट फॉर द लास्ट, यू नो। सो हम लोगों ने कथा सुनी, पुराण सुना, अच्छे अच्छे ज्ञान सब लिए, लेकिन जब तक उसको हम आचरण में नहीं लाएंगे तब तक उसका कोई मोल नहीं है। उसी प्रकार से अगर हेल्थ के बारे में अगर वो पता नहीं बोलते ना, सबसे पहला बोलते ना पहला सुख है निरोगी काया। सो पहला सुख अगर अपने पास नहीं तो फिर बाकी के सारे सुख जो सांसारिक है। सो आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको पहले निरोगी काया, ताकि आप अपने कमाए हुए पैसों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सारे चीज़ों का मजा ले सको। अदरवाइज़ अगर आपके पास में सुख ही नहीं है अगर अपने तन का, तो फिर धन और मन की कोई ज़्यादा बात नहीं बचती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो है तन को कैसे सुखी रखें, कैसे उसको हेल्दी रखें। और उसके लिए एक चीज़ है जो है CPR। अमूमन क्या देखा गया है कि पैसा तो बहुत है ना, किसी ने बोल दिया हम कर भी लेंगे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख का सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आदमी तभी बच सकता है जब वो प्रॉपर तरीके से सही समय पर, सही जगह पर, सही डॉक्टर के पास में पहुंचना। ये तीनों कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई एक भी कड़ी टूट जाए तो आप उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं जो आप नहीं होना चाहिए। जो बोलते हैं ना अनहोनी होगी, वो इसी वजह से होती है। अधिकतर अनहोनी जो होती है उसमें से हम लगभग 60% अनहोनी को हम बचा सकते हैं अगर हमको उस चीज़ का प्राथमिक ज्ञान हो तो। लेकिन उस प्राथमिक ज्ञान के लिए आपको कुछ चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगले आधे पौने घंटे में पूरा मेडिसिन तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आपको मैं एक दिशा दे सकता हूँ जिसके वजह से कम आने वाले समय में हम कहीं अपने समाज बंधुओं का कुछ भला कर सके, अपने पास पड़ोस वालों का भला कर सके। मुझे पता नहीं, बट जनरली मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं बहुत सारे पूरे इंडिया में माहेश्वरी लोगों के लिए कार्यक्रम करता हूँ, मैं सब जगह एक ही बोलता हूँ कि हमारा समाज जितना प्रबल बोलो या प्रभावशाली बोलो या धनमय बोलो, सबसे ज़्यादा GST इनकम टैक्स भरने वाला बोलो, लेकिन हमारे समाज के अंदर की एक और बुराई है कि हमारा समाज सबसे ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित भी है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर 1 या 2 पेशेंट आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो शुगर के हो, चाहे BP के हो। तो ये सब जो अनहोनी होना है वो कहीं ना कहीं बहुत लाजिमी है। इसके लिए हम सब लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा, पहले मैं चालू करूँ कि आप शायद भाईंदे समाज में है या नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक स्वास्थ्य समिति अगर नहीं है तो आप लोग एक इमरजेंसी स्वास्थ्य समिति बनाए, जिसका आपको पता चलेगा मेरे लेक्चर के बाद में कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। द रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, एक बार हॉस्पिटल तक पहुँचाना बहुत आपकी जिम्मेवारी है, उसके बाद में वी कैन टेक ओवर। लेकिन वहाँ से लेके जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है उसको कैसे आप उसको नलीफाई करके आप हॉस्पिटल तक ले जाते हो, वहीं पर सारा क्रक्स है और वहीं पर सारा कुछ आपका जीवन मरण निर्भर करता है। अगर आप सही समय पर सो कॉल्ड 25 मिनट्स 30 मिनट्स या 15 मिनट जो हम लोग गोल्डन टाइम बोलते, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो प्रॉबेबली आप किसी की लाइफ, किसी का घर, किसी के घर का कर्ता या किसी समाज का एक बड़ा व्यक्ति को बचा सकते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी जो हानि है वो बच सकती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट कॉल्ड CPR। कितने लोगों को पता है CPR क्या होता है? एक हाथ बताएंगे? ओके, आपको तो पता ही है यार। तो लगभग अगर यहाँ पर 100 लोग हैं तो उसमें से लगभग 15-20 लोगों को पता है। किसको लॉन्ग फॉर्म पता है CPR? एनीवन नोज लॉन्ग फॉर्म ऑफ CPR? यस, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये आपने नाम सुना है कभी? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। देखो उसके नाम के अंदर में ही उसका काम छुपा हुआ है। सो कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, यानी आपके फेफड़े। रिससिटेशन बोले तो उसको वापस चालू करना। तो आपके हार्ट और लंग को वापस शुरू करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं CPR। एकदम सिंपल। क्योंकि आपकी कोई भी अगर कोई बीमारी होती है या कुछ अगर आपका होता है तो 2 चीज़ें इफेक्ट होती है, आपके लंग्स एंड आपके हार्ट। लंग्स क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, हार्ट क्योंकि वो ब्लड पंप करता है। अगर ये दोनों सिस्टम बंद हो जाएंगे तो दिमाग को ब्लड जाना बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली यू विल डाई। एक व्यक्ति को अगर मैंने किसी पानी के अंदर में दबा के रखा या मैंने उसका नाक बंद करके रखा तो वो कितने देर तक वो उसका ब्रेन चालू रह सकता है, आपको पता है? अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि अगर आपका मैंने नाक बंद कर दिया या आपका गला चोक हो गया सडनली, तो आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसके वजह से आपको सडनली विल गेट गिडी, सब कुछ होगा। तो आपका ब्रेन के अंदर, अपने बॉडी के अंदर में जो रिजर्व होता है जनरली वो 7 मिनट का होता है। हमारा ब्रेन 7 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। अगर उसको 7 मिनट के अंदर में ऑक्सीजन दोबारा नहीं मिला तो धीरे धीरे उसका एक ऑर्गन मरना शुरू होता है। और फिर आप सुनते होंगे ना कि उसको पैरालिसिस आ गया, उसको तो गया, उसको अटैक आया और बाद में कभी खड़ा ही नहीं हुआ या उसको जो भी है। तो दैट इज़ वाई
क्योंकि 7 मिनट के बाद में आपका ग्लूकोज खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर का, जो आपके ब्रेन को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से होता है। ब्रेन हमारा मास्टर ऑर्गन है, लेकिन उसको चालू रखने के लिए हार्ट और लंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सप्लाई करते हैं। सो हमको इसी को शुरू करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग इमरजेंसीज, ये हम लोग इसके लिए ले रहे हैं कि ये कहीं भी हो सकता है, ये चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका दुकान हो, ये। पर जनरली ऐसे सिचुएशन जो होती है वो जनरली कोई सोसाइटी में जहाँ पर रह रहे हैं, या कोई एक आपकी वर्किंग प्लेस जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ होता है। जनरली वहाँ पर मेडिकल अवेलेबल नहीं होती, और वो टाइम पे आप लोगों ने क्या करना चाहिए, उसके लिए सारी प्रक्रिया है। तो जनरली इट हैपन्स इन रेसिडेंशियल। और इमरजेंसी में जब कभी आता है, तो इमरजेंसी में देखिए, जो बंदे के यहाँ कुछ इवेंट होता है, तो वो बंदे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पहले मैं फ़ोन करूँ डॉक्टर को, पहले मैं एम्बुलेंस बुलाऊँ, कि मैं पड़ोसी को बुलाऊँ, कि मैं समाज वाले को बुलाऊँ, क्या करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता। सो एक अकेला व्यक्ति ये सिस्टम में काम नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। इसके लिए मैं बोल रहा था कि समाज में हमारे कुछ एक ऐसे लोग होने चाहिए, समिति होनी चाहिए, जो हम लोग ब्लू कोड बोलते हैं जिसको, या रेड कोड बोलते हैं। एक फ़ोन किया कि 5 लोग अपने मदद के लिए आ जाएंगे, और उन 5 लोगों ने अपना अपना काम डिवाइड कर देना चाहिए। सो CPR इज़ अ टीम वर्क, नॉट एन इंडिविजुअल वर्क। जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का भी उतना ही रोल है जो उनके साथ में खड़े हैं, जो बाकी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे लोग हो, चाहे हॉस्पिटल बेड हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो। बहुत सारी जगह पर इमोशंस बहुत हाई रहते हैं वो टाइम पे, आपकी भावनाएं बहुत ऊंची रहती है, तो आप बोलते हैं ना, जो आपकी विवेक बुद्धि है वो काम नहीं करती है, और आदमी फ्लो में काम करता है। तो इसके लिए 2-4 लोगों होना ज़रूरी है, जो थोड़ा सा सिस्टम को सेंट्रलाइज करे, चैनलाइज करे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इमरजेंसीज क्या क्या आती है, CPR पे तो हम आएंगे, लेकिन इमरजेंसीज क्या क्या आती है। सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसीज जो आती है वो है कार्डियक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सडनली किसी को बोला छाती में दर्द हो और सडनली कोलैप्स, सो दैट इज व्हाट इज कार्डियक इमरजेंसी। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, सडनली बात करते करते मुंह टेढ़ा होकर एक पर हाथ पर ठंडा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। और पैरालिसिस, बर्न्स हो जाते हैं, कभी घर पे काम करते करते सडनली कुछ होता है, बर्न्स होते हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ये हो रहा है। और हीट स्ट्रोक, अभी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में बहुत सारे पेपर में न्यूज़ आई थी, हीट स्ट्रोक बहुत चला था, शायद अपने एरिया में भी रहा होगा, बट हमारे साइड के अंदर में, नागपुर साइड में और विदर्भ साइड में बहुत हीट स्ट्रोक चला, और बहुत सारी डेथ हुई है। और हाइपोग्लाइसीमिया, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर पे शुगर के पेशेंट होंगे, तो शुगर हाई नहीं, लो शुगर ज़्यादा हानिकारक है। सो लो शुगर कैन किल, हाई शुगर नहीं मारती, पर लो शुगर आपकी जान ले सकती है। सो हाइपोग्लाइसीमिया इज इंपॉर्टेंट। सो ये 4-5 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आती है, जहाँ पर आपका रोल बनता है। बाकी का रोल डॉक्टर विल टेक ओवर, बट ये चीज़ें आपके घर में आपके सामने होती है, सो आपको वहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सो हार्ट डिसीज़ के अंदर में बेसिकली हार्ट अटैक का पता, अगर आपको कोई ऑलरेडी कोई हार्ट की बीमारी रही हो, उसके वजह से भी होता है। ये आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि हमारा थोड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारा खान पान बहुत हाईली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, या घी बेस्ड है, या बहुत सारा फैट बेस्ड है। सेकेंडली हमारा वर्किंग कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा, हम लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करेंगे, स्ट्रेस लेंगे। और तीसरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये तीनों मिला के हम लोग थोड़े वल्नरेबल एक कम्युनिटी में आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्वियसली स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, बम्बई शहर में रहना अपने आप में एक स्ट्रेस है, अपने आप में एक एंजाइटी का पार्ट है। सो यू कैन नॉट टेक आउट, बम्बई छोड़कर तो जा नहीं सकते, तो आपको इसके साथ ही जीना है, तो इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। फैमिली हिस्ट्री, हमारे घर में किसी न किसी को परिवार में वंशवाद जो चलता है, किसी को अगर माँ बाप को अगर BP शुगर है, तो परिवार में चलना स्वाभाविक है। और ऑब्वियसली धीरे धीरे एज मैटर्स, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्ड आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी चीज़ें सब धीरे हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू होता है। या सो अब आपको मैं थोड़ा सा वीडियो बताऊंगा, आप इसको वीडियो को गौर से देखिए, तो आपको आधी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्या है। ऑडियो है इसमें, अब देखिए हार्ट अटैक कैसे आता है। अभी आप देखिए, ये आपका हार्ट पंप कर रहा है, जैसे ये आपका हार्ट, आपको समझ में आ रहा है आपको। अगर आप अपने छाती पे हाथ रखेंगे, थोड़ा लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो आपका हार्ट है। आपकी जितनी मुट्ठी है उतना आपका हार्ट है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो हार्ट आपका ऐसा पंप कर रहा है, ये निरंतर जब से आप पैदा हुए तब से पंप कर रहा है, जब तक आप मरेंगे तब तक ये चालू रहेगा। तो भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है कि आप इसको रोक नहीं सकते, जब रुका तो जीवन रुका, सिंपल। तो ये आर्टरी होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है। 3 आर्टरी होती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जिन्होंने बाईपास किया होगा, जिन्होंने प्लास्टिक की होगी, उनको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सडनली अगर ब्लड का सप्लाई कम हो गया, तो हार्ट ऐसा सडनली दैट ब्लैकनिंग हो जाता है, दैट मीन्स ब्लड का सप्लाई बंद होने की वजह से आगे का नए होते हुए हार्ट काला पड़ जाएगा, यानी कि वो पार्ट मर चुका है। एक आप देखेंगे तो अपनी जो आर्टरीज होती है वो एक तरीके की पाइप होती है, जब गार्डन में जो पानी देते हैं ना, उस तरीके का पाइप होता है, जिसके अंदर से जाता है। अगर उसके अंदर में कचरा फंस गया, तो आपने देखा होगा पानी का फ्लो कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर हार्ट अगर आपका बंद हो गया, तो
ये आपका चोकअप होके इस तरीके का हार्ट अटैक आपको आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। एक क्लॉट होता है जो आपकी नली को बंद करेगा और आपका हार्ट को सडनली बंद कर देगा। ये सिम्टम्स होते हैं सीवियर पेन, पेन, डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, आपको ये होता है। सो दिस आर ऑल सिम्टम्स। स्वेटिंग सडनली है ना, बहुत पसीना आना, घबराहट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, फेंटिंग, वीकनेस, रैपिड इरेगुलर पीरियड्स, ये सब चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन भी है। ऐसा नहीं कि हर पेन जो होता है वो हार्ट पेन हो सकता है, लेकिन ये कॉमन चीज़ें जो बहुत सारे लोगों में देखी गई है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको रेगुलर करना है ताकि आपको अटैक नहीं आए। और इसके जो ट्रीटमेंट है वो दोनों ही है, एंजियोप्लास्टी करिए या बाईपास करिए या फिर मेडिकल मैनेजमेंट जो हम लोग आपको दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से आपका खून पतला रहे और प्रवाह बराबर चलता रहे। सो अगेन कोई भी चीज़ अगर होती है अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। बहुत सारे लोग इस चक्कर में नहीं करते कि अरे वठे जाए तो आपने वो बोल दी बच्चे वो हो जाए, आपने दवाई खानो पड़ी बच्चे कई हुई बच्चे वैकेट ऐसो हुई हो तो वे तो एक ही में चले गया। तो ये जो भ्रमित जो चीज़ें चलती है अपने समाज में, और अपन लोग क्या करते हैं डॉक्टर छोड़ के बाकी सब पे भरोसा करते हैं, वो सब ही है। तो क्योंकि सलाह देना फ्री है ना, अगर उसी का पैसा लगता था तो आप मेरे पास आते थे, लेकिन क्योंकि फ्री है तो हर कोई देता है। और प्रॉब्लम है कि लेने वाला लेता है, सो वो बड़ा प्रॉब्लम है। सो आप सबका इलाज है लेकिन शक का इलाज नहीं है। सो बेटर है टू गो अ पर्सन। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो आप मुझे पूछिए, अगर आप इंजीनियर है तो मुझे नहीं पता घर कैसे बनाना, वो उनको पूछना पड़ेगा मुझे। बट जब कोई डॉक्टर है, आपको मेडिकल कंडीशन है, तो गेट अ राइट काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम राइट पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो जब आपको मेडिकल अटेंशन कब लेना है, जब आपको ये चारों पांचों सिम्टम्स, अगर आपको छाती में दर्द है, घबराहट है, चक्कर है, बहुत पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आंखें घूम रही है ना, आजू बाजू घूम रहा है, तो ये सिम्टम्स आपके हार्ट अटैक के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक ये, बट हो सकते हैं। इसको आपको डॉक्टर से कंफर्म करवाना है वेदर इट इज़ एन अटैक और वेदर इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, बहुत ईजी होते हैं। पैरालिसिस देखना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें टिपिकल है, आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। बट हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जो कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि एसिडिटी है, शायद आपको लगेगा कि बैक में पेन है, शायद आपको लगेगा यार कोई चक्कर आ रहा है, किसी को जो शुगर वाले को उसको ऐसा लगेगा शायद मेरी शुगर लो हो गई है। सो हार्ट के सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं, उसको कन्फर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है टू डिसाइड वेदर इट इज़ एन अटैक और नॉन अटैक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जब कभी ऐसा होता है तो आपको क्या एक्शंस लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू एक्टिवेट इमरजेंसी सर्विसेज। देखिए कहीं कहीं जगह पे आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अरे मैं कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा या फलाना वॉट। उनका शायद उद्देश्य अच्छा होगा लेकिन उनका जो तरीका है वो गलत है। आपको जो है वो टीम में काम करना है इस समय पे। तो अगर कभी ऐसी इमरजेंसी खुदा ना खास्ता कभी अपने किसी यहाँ आती है, तो सबसे पहला आप काम अपने को करना है कि आपको पहले सिस्टम एक्टिवेट करना है कि भाई हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप तुरंत इमरजेंसी मेडिकल टीम भिजवाइए। ये पहला काम है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अपने घर से वो कितने दूरी पे है, क्या ट्रैफिक है, क्या है वहाँ पे है नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम आने में शायद 5 मिनट लगे, शायद 50 मिनट लगे, वी डोंट नो। तो पहला काम है यू हैव टू एक्टिवेट द सिस्टम, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो। बिकॉज आजकल कार्डियक एम्बुलेंस ही बुलाते हैं जिसके अंदर में सारे सिस्टम होता है, जहाँ पे आप शॉक भी दे सकते हैं, प्राइमरी इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 का है कि इमरजेंसी मेडिसिन किट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सब के घर में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी में एक इमरजेंसी मेडिसिन किट होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो कल से उस पर आप काम करिए, अपने अपने सोसाइटी में इमरजेंसी मेडिसिन किट रखिए, ताकि प्राइमरी मेडिकेशंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम उनको दे सके जब तक आपकी प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं होती है। सो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है टू एक्टिवेट। कभी भी अगर ब्लू कोड होता है या कहीं इमरजेंसी होती है तो पहला स्टेप है, या उन घर वालों के जहाँ पे उनके सामने हो रहा है वो पहला क्या काम करें कि पहले एक्टिवेट करेंगे सिस्टम को, ताकि सिस्टम आए, और बाद में स्टेप 2 लेंगे जिसको हम बोलते हैं CPR। सो पहला CPR का पहला फंडा इज ऑलवेज ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प। ऑलवेज ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प, एकदम सिंपल है, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प। सो ये हो गया। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट CPR। CPR कैसा करते हैं मैं आपको बताऊंगा, पर लास्ट रहता है कि अगर CPR आपका बराबर हो रहा है और आपका रिदम है, अगर आपको डिफिब्रिलेटर यूज़ करने आता है तो यू विल हैव टू यूज़ डिफिब्रिलेटर सो दैट वी कैन शॉक द पेशेंट। आज हम लोगों ने मैनेक्विन भी लाए हैं और हम लोगों ने डिफिब्रिलेटर लाया ताकि आप सब लोगों को मैं दिखा सकूं, आप सब लोगों से एक बार मैं CPR करवा सकूं। सारे लोगों से मैं एक बार करवाऊंगा, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 चीज़ें होती है, हेल्प, CPR एंड डिफिब। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू शिफ्ट टू द हॉस्पिटल वेयर इट इज़ वेल इक्विप्ड। सो नेक्स्ट,
सो इमरजेंसी मेडिकेशंस घर पे क्या क्या होनी चाहिए, सोसाइटी में क्या क्या होनी चाहिए, उसका लिस्ट है, ये हम आपको बाद में भी दे देंगे, एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। सॉर्बिट्रेट, डिस्प्रिन, ये सब कॉमन टैबलेट्स हैं, शायद बहुत सारे लोगों के घर पे रहती भी होगी, बट कौन से समय पे क्या देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों पे कोविड के बाद में लोगों के घर पे सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कॉन्सेंट्रेटर है, तो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सोसाइटी के अंदर में जो बैग बनती है उसके अंदर में अम्बू बैग और ये फलाना एक पूरा किट आता है। आजकल एक कमर्शियल किट आता है जो कि हम हर सोसाइटी को बोलते हैं कि आप यहाँ से परचेस करिए सो दैट इट कैन बी केप्ट एट योर सोसाइटी ऑफिस। नेक्स्ट, सो पर्सन को सबसे पहले अगर आप देखेंगे कोई भी पेशेंट अगर आपके पास में अनकॉन्शियस होता है, सबसे पहले पेशेंट क्या बोलेगा सडनली, आप सीपीआर आप किसको देंगे, कोई चलते फिरते व्यक्ति को तो देंगे नहीं, आप उनको देंगे जो सडनली आपके सामने चलते चलते गिर गया है, फ्लैट हो गया है, सो कॉल्ड अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश आपके सामने पड़ा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू हैव टू असेस रिस्पॉन्सिवनेस। बोले तो बंदा जाग क्या गया, तो हम उसके पास में जाएंगे, बोलेंगे उसको टैप करेंगे, भैया भैया भैया, वो आवाज़ देगा कि आपको कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है क्या। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि वो सोया है कि खाली उसको एक हल्का से चक्कर आया कि वाकई में बेहोश है, बिकॉज दैट विल क्रिएट द सेकंड स्टेप। सो फर्स्ट इज टू असेस द रिस्पॉन्स कि आपके टैप करने पे वो आवाज़ दे रहा है क्या। ना व्हाट इज़ द सेकंड उसके अंदर में क्या रहता है, बेसिकली हम जनरली 2 सेकंड के अंदर में देख लेते हैं कि छाती की धड़कन सुनाई दे रही है क्या और नाक से श्वास आ रहा जा रहा है क्या। सो दैट विल टेल अस कि भाई खाली ब्रेन उसका थोड़ा काम नहीं कर रहा है शायद, बाकी हार्ट और लंग काम कर रहे हैं लेकिन धीमे काम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ही हैज़ गॉट स्टिल द हार्ट बीट एंड स्टिल द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गोइंग ऑन, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं चल रहा है जिस मात्रा में ब्रेन को जाग रख सकते हैं। सो दैट मीन्स प्रॉबेबली थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है या जो भी हुआ होगा वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो उसका हार्ट और लंग चल रहा है। क्योंकि अगर हार्ट और लंग अगर सांस नहीं आ रही है और पल्स नहीं आ रही है तो प्रोटोकॉल पूरा अलग हो जाता है, और अगर पल्स है लेकिन धीमी है और सांस चल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही है तो प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में आपको शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रेशन, चेस्ट कॉम्प्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू परफॉर्म द चेस्ट कॉम्प्रेशन। वो कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी वे वॉलंटियर आपको बताएंगे और फिर आपको करेंगे, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि वो कैसे किया जाता है। देखो सारी जो सीपीआर की जो पूरी आर्ट है ना, पूरी आर्ट है चेस्ट कंप्रेशन, कि आप उसको कैसा करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं एक मैनेक्विन भी सिखाऊंगा, है क्या मैनेक्विन, अभी लेके आ जाए मैं भी दिखाता हूँ। सो यू हैव टू सी कि हाउ इट इज़ डन, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं करेंगे ना, आप इतनी जो मेहनत कर रहे हो पूरी जीरो है अगर आपने बराबर चेस्ट कंप्रेशन नहीं किया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू अ प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन। सो अगर आपका ये कोई आपके सामने है तो हम सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे, कोई अगर बेहोश पड़ा है तो हम बोलेंगे भैया भैया भैया, 1 मिनट में मैं सुन लूँगा, देख लूँगा क्या नहीं है, एंड सडनली मुझे पता चला कि कुछ नहीं रिस्पॉन्स, तो विल स्टार्ट द चेस्ट कॉम्प्रेशन। कैसे करने का मैं आपको बता रहा हूँ। सो एक बंदा, आपके घुटने देखो उन्होंने कैसे मोड़े हैं। सो आपको एक लेवल पे रहना है, बंदा यहाँ पे और मैं यहाँ से चेस्ट कॉम्प्रेशन देना होने। सो आपका वो बंदा और आप एक ही लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। 1 2 यू हैव टू यूज़ बोथ फिंगर्स और बोथ हैंड। कैसे लेने का आप देखिए, पहला हाथ उसने कैसे रखा है, एक उसके ऊपर में दूसरा हाथ रख के वो लॉक करेगा, और उसके बाद में कहाँ करना है आपको, ये आपका जो स्टर्न है आप गले के ऊपर यहाँ पे हाथ लगाइए आप सब लोग, ये आपको दिखा, एक नीचे उसके नीचे नीचे जाइए जाइए, कहाँ ख़त्म होता है वो आपका स्टर्नम है। तो यहाँ से ऊपर का 2/3 और नीचे का 1/3 जो है ऊपर से लेके के बीच में, इसको आप डिवाइड करिए 3 में। सो 1 2 3, तो 2 नंबर जहाँ पे आएगा वो 2 नंबर पे आपका पहला हाथ जाना चाहिए और उसी के ऊपर में आपका दूसरा हाथ जाना चाहिए और वो पूरा लॉक होना चाहिए। और उसके बाद में यू स्टार्ट कॉम्प्रेशन, चालू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे 30 हो जाएंगे, एक बंदे को उठा के उसको मुंह से आपको 2 सांस देनी है। बताओ कैसे देंगे। यस, फर्स्ट क्लास। गो बैक टू अगेन गो बैक टू योर कॉम्प्रेशन। आपको कंटिन्यू 30/2 का रेशो चलता है। 30 कॉम्प्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ, 30 कॉम्प्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ। आपको ये देखना नहीं है कि उधर उसका पल्स आया कि नहीं आया, ये आपको कंटिन्यू करना है। वो एक अलग बंदा देखेगा कि उसकी पल्स वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगेन ऊपर करके वापस उसको 2 ब्रेथ देगा। 2 ब्रेथ जब देगा, जब वो देखेगा उसकी छाती ऊपर जानी चाहिए। ब्रेथ देने के बाद में लंग्स के अंदर में जब हवा भरेगी तो छाती ऊपर जाएगी। फिर वापस से एक बार चेक करेगा, वापस से शुरू करेगा। ये आपको साइकिल आपको कंटिन्यू शुरू रखना है, ये आपको बंद नहीं करना है।
अब इसमें अंदर में आपने देखा 3-4 चीज़ें आपने नोट किया उन्होंने क्या क्या किया। अगर मैं अभी यहाँ किसी को बुला के कराऊंगा ना, उसमें से 80% लोग गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो आपने देखा सबसे पहले ये एक लेवल पे था, दूसरा उन्होंने जो हाथ किया था, वापस बताओ, ये आपको ऐसा नहीं करना, आपको पेशेंट के ऊपर चढ़ना है, ताकि जब वो प्रेस करेगा तब ये जो हाथ है ये पूरा आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका पूरा, अगर ये हाथ के अंदर में थोड़ा भी अगर ऐसा रहा, दबाओ, देखो आपका बराबर नहीं आएगा। सो दिस हैंड हैज टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड इट शुड गो इन। और जब ऊपर जाएगा, जब वो कॉम्प्रेशन सही माना जाएगा जब आपकी जो छाती है, दबाओ, वो एटलीस्ट 2.5 इंच नीचे जाना चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक लंग्स फूलेगा नहीं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से, हार्ट को पंप करने से, जो नॉर्मली जो हार्ट अपना होता है पंप, वही प्रक्रिया हम बाहर से करें, ताकि ब्लड जो अंदर है हार्ट के वो बाहर जाए और बाहर का ब्लड अंदर आए। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। नॉर्मली आप देखेंगे अपना रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बैठे हैं तो 12 से 14 होता है, और हमारी हार्ट बीट होती है वो 80 से 90 के बीच में होती है। तो आप अगर रेशो देखेंगे तो आपको वो लगभग वही रेशो आपको मिलेगा कि क्या है। सो जनरली अगर 8 ब्रेथ आप देते हैं तो आपका ऑक्सीजनेशन बराबर हो जाता है, और अगर आप 90 से 100 अगर प्रेसिंग करते हैं 1 मिनट के अंदर में, तो लगभग आपका वही हार्ट रेट आप रिपीटेड करते हो। हम नेचुरल तरीके को आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें 2-4 स्टेप बहुत ज़रूरी है जो आपको बताया कि लॉक कैसे करें, प्रेसिंग कैसे करें, रिकॉइल कैसे करें। आपको दबाने के बाद में उतना सा टाइम देना है कि वो छाती वापस ऊपर आए। तो बहुत सारे लोग धक 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 शुरू करते हैं, and then it doesn't allow that chest to come back to normal. That is very important. So you have to see that once you go down, you come up, then go down, then come up. बराबर करने से वो भी आपका हो जाएगा। So that is most important. So कैसे कॉम्प्रेशन करना है, बस यही सबसे बड़ी आर्ट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको बोलूँ किसी को कि आप चालू करो और कॉम्प्रेशन करो, आप 2 मिनट के ऊपर कर नहीं पाएंगे। अब सोचो, हम लोग जब आईसीयू में थे, हम लोग जब काम करते, हम 45 मिनट करते हैं, तो आप सोचो कितनी ताकत लगती होगी। तो ये अकेले का काम नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट चेंज। सो जो बंदा सांस दे रहा है वो बंदा बाद में प्रेस करेगा, जो प्रेस कर रहा है वो सांस देगा, फिर ये रोटेशन होते रहेगा टिल द टाइम या तो एम्बुलेंस नहीं आ गई या पेशेंट वापस खड़ा नहीं हो गया। ये जब तक आपको करना है, चाहे इसमें 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, यही तरीका है जो आपके पेशेंट को बचाएगा। दूसरा कोई तरीका नहीं। बाकी आप इमरजेंसी में कुछ भी नहीं कर सकते, जो करना है हॉस्पिटल में होगा। At the place where the incident has been happened, it is the only thing what you can do. ज़्यादा में ज़्यादा अगर आपके पास में अगर डिफिब्रिलेटर है, जो कि ये है, वो आपको शॉक दे सकता है। लेकिन वो अभी क्योंकि ऑटोमेटेड है तो सारी चीज़ें इसमें फीड होती है, तो मशीन ही बताती है कि शॉक देना है कि नहीं देना। आपको देने की ज़रूरत नहीं, मशीन खुद ही बोलेगी कि आई एम गिविंग अ शॉक। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सो आप समझ गए कैसे देने का है। वापस एक बार बताता हूँ, कभी भी रहे एक लेवल पे हैंड लॉक 90 डिग्रीज गो डाउन, 5 से 6 सेंटीमीटर डाउन एंड अप, 30:2 का रेशो, 30 कॉम्प्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रेथ। साइकिल चलती रहेगी, कम से कम 1 मिनट में कम से कम 100 कॉम्प्रेशन होना चाहिए और 8 ब्रेथ जानी चाहिए। और ये कंटिन्यू सतत चलते रहेगा जब तक कि आप थक नहीं जाते या दूसरा कोई नहीं आता या जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप समझे? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई परेशानी नहीं है? कुछ भी रहा तो मुझे पूछ लेना आपने, क्योंकि यही सब कुछ है। बाकी सब थेरोटिकल है। थेरोटिकल मेरे को पढ़ाना नहीं आपको, मेरे को आपको प्रैक्टिकल बताना है, जिसकी वजह से आप कल चल के आप इसमें तो भी मास्टर बन जाए, है ना। नेक्स्ट, ओके। सो सीपीआर बहुत सिंपल है। हम सीपीआर को सीएबी करके याद रख सकते हैं। सीएबी बोले तो कॉम्प्रेशन, जो मैंने आपको बताया, दूसरा एयरवे, जो मैंने आपको बताया सांस देने का, फूंक मारने का, और बी इज ब्रीदिंग देने के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको इसको बराबर प्रेस करना है, आपको इसको थोड़ा सा आपको सीधा करना है ऐसा, और फिर देना है। मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है आपको? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? नॉर्मली अगर आप इसको ऐसा दोगे तो जो आपकी टंग होती है, वो टंग जनरली जब आप बेहोश होते हैं तो टंग पीछे गिर जाती है, आपकी जीभ गिर जाती है। तो आप कितना भी सांस दोगे तो जीभ जाके अटका देगी। तो जैसा आप उसको थोड़ा ऐसा करते हो तो जीभ आपकी पीछे हो जाती है, और आपका जो विंड पाइप है, जो ट्रकी है, वो खुल जाता है। उसके वजह से आप उसको ऐसा ये करके प्रेस करके यू कैन गो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है, आपके पास में डिवाइस होते हैं, हमारे पास में होते हैं हॉस्पिटल में, जो हम लगा के देते हैं माउथ टू माउथ। बहुत सारे लोग उनको थोड़ा सा संकोच होता है, तो हम लोग के पास में डिवाइस रहता है। वो डिवाइस हम लोग अपने और सोसाइटी में भी रख सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाक बंद करना चाहिए, नहीं तो हवा पूरी नाक से बाहर आ जाएगी ना। वो तो सिस्टम ही किया। सो यू हैव टू जस्ट क्लोज, पिंच द नोज, टिल करने का। जब आप हवा देंगे, आपने पूरा जोर लगा के हवा देना। जब आप हवा देंगे तो ये छाती ऊपर आनी चाहिए,
हवा देने के बाद में लंग्स फूलना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हवा अंदर गई ना कि बाहर आ गई है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको 30:2 का रेशो देना है। नेक्स्ट, सो CPR इज़ वेरी इजी, CAB, सो कॉम्प्रेशन, असेस एंड ब्रीदिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वापस से एक बार स्टेप रिपीट करते हैं। आई होप ये सबको एकदम सिंपल है। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इमरजेंसी में फ़ोन लगाएंगे, चाहे वो जो भी हो, आपके हॉस्पिटल का नंबर शायद आपके पास हो, 911 है, 10 है, 101 है, जो भी है। सो पहला काम है कॉल एन इमरजेंसी नंबर। सेकंड इज़ उसको चेक करेंगे कि भाई बेहोश है कि खाली ऐसे ही गिरा है, क्या है करना करके। अगर बेहोश है, वाकई में हार्ट उसका बहुत वीक चल रहा है, सांसें नहीं चल रही है, गो फॉर थर्ड और फोर्थ स्टेप विच इज़ अ रेस्क्यू ब्रेथ एंड स्टार्ट द कॉम्प्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड CPR। और अगर बहुत देर तक अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर मेडिकल इमरजेंसी आपकी आ गई, तो जनरली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप उसको लेफ्ट लैटरल में लेटा दो। लेफ्ट लैटरल बोलते हो कैसा है, हम लोग सोते हैं ना, एक कड़े पे से सोते हैं। सो लेफ्ट साइड में सुलाने का, अपने को राइट साइड में नहीं सुलाने का। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो सीधा होता है अपने एंगल से। लेफ्ट साइड के फेफड़े के अंदर में खाली 2 ही लोब रहते हैं, और राइट साइड के फेफड़े में 3 लोब रहते हैं, और वो थोड़ा सा ऐसा प्लेस रहता है, तो वो आपका अलाइनमेंट में नहीं आता है। बट जब आप लेफ्ट में सुलाओगे तो हवा सीधी आपके फेफड़े में जाएगी। सो अगर एक फेफड़े में भी हवा गई तो दैट इज़ इनफ to main the circulation, so that is very important. So again these 6 steps are very important. Emergency, check for whether बेहोश है कि नहीं है, then again assess, start compression, access breathing, compression, access breathing, 30:2, rotate जब तक इमरजेंसी नहीं आती है तब तक। नेक्स्ट, सो अगेन उसके बाद में यू हैव टू, अगर आपके पास में अगर ये है, चालू है, अगर आपके पास में अगर ये मशीन है, दैट इज कॉल्ड एज AED या डिफिब्रिलेटर। इसको AED बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अगर है, इसमें 2 मोड आते हैं, चाइल्ड और एडल्ट। जब आप शॉक देते हैं तब आपको पेशेंट से दूर होना पड़ता है, बिकॉज शॉक आपको भी लगेगा एज Analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. So हम लोग बोलते हैं सब लोगों को क्लियर Press the flashing shock button. जैसे ही बोलेगा बटन प्रेस Shock करेंगे, delivered. शॉक डिलीवर, तो एक शॉक Begin CPR. जैसे ही शॉक डिलीवर हो जाएगा उसके बाद में हम वापस देखेंगे नहीं, हम वापस से CPR चालू करेंगे। ये तभी करेंगे जब अगर आपके पास में डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो, नहीं तो आपको कंटिन्यू वही 30:2 का चालू रखना है। अगर ये मशीन आपके पास में है, सो यू विल, आप 1 साइकिल करेंगे, 2 साइकिल करेंगे, 3 साइकिल करेंगे, फिर वापस रिदम चेक करेंगे, मशीन चेक करेगा कि है या नहीं है। शॉकेबल है तो शॉक देगा, नहीं शॉकेबल है वो बोलेगा इट इज़ नॉट शॉकेबल, सो अगेन गो बैक टू CPR। वो सारा इंस्ट्रक्शन मशीन ही देता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट पे, हर रेलवे स्टेशन पे मशीन इंस्टॉल की गई है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन मशीन देख रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। 30. Give 2 breaths. मशीन खुद ही बोलती है कि 30 हो चुका है, 2 रेस्क्यू ब्रेथ दो आप, और आप कंटिन्यू करिए। और उसके बाद में अगेन वो आपको बोलेगी कि शॉकेबल है कि नहीं है। सो आप मैक्सिमम आप कितने शॉक दे सकते हैं? 3 शॉक्स। सो इसका जो जूल होता है वो होता है 200 जूल्स। जो एक जूल्स आपको पता है कि उसका जो टर्म्स होता है वो जूल्स में होता है। सो इसके अंदर में एडवांटेज क्या है कि मशीन खुद डायग्नोस करती है, मशीन खुद बोलती है शॉक देना कि देना है, तो ये आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें कोई खतरा नहीं है। नॉर्मली अदरवाइज डॉक्टर लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन से चीज़ को शॉक देना है, कौन से चीज़ को शॉक नहीं देना है। बट ये मशीन इतनी सिंप्लीफाई हो गई है कि ये आपको बता देगी कि इस पेशेंट को शॉक मिलना है या नहीं मिलना है, और ये मशीन आपको ही होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मशीन थोड़ी कॉस्टली है, कितना है, 2-2.5 लाख रुपए की मशीन आती है बेसिकली। सो ये एक चीज़ होती है खाली, तो इसलिए हाँ 1.2 लाख रुपए तक की मशीन है। तो इसके लिए कैसा है कि इसलिए हर सोसाइटी शायद अफोर्ड नहीं कर सके, बट प्रैक्टिकली हर बड़े स्टेशन पे, हर बड़े चाहे कोई रेलवे स्टेशन हो, मॉल हो, कहीं पे भी हो, आपको ये मशीन पक्का मिलेगी। डिपेंड करता है आपको देखना है। अब आप देखोगे तो आपने वो लिखा रहेगा AED अवेलेबल, और उसके ऊपर में एक साइनेज रहता है। सो ये मशीन को कैसे यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे पैड लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2 पैड होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये जो 2 पैड होते हैं जो मैंने लगाया इसके, ये आपको ऐसे स्टिकेबल पैड होते हैं, ये आपके साथ ही ऐसे आएंगे। तो पहला पैड आपको लगाने का ये हार्ट के बेस पे जो यहाँ पे है, और दूसरा लगाने का है आपकी ये जो कॉलर बोन है उसके बिल्कुल नीचे। ऐसे आपको 2 पैड लगा देने का, और बाकी का मशीन विल टेक केयर कि उसको क्या करना है करके। लेकिन मशीन है मतलब हम लोग CPR बंद नहीं करेंगे। CPR ही आपका, कॉम्प्रेशन एंड ब्रेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पेशेंट की लाइफ बचाएगी। कभी कभार अपने को लगता है 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अभी क्या करना भी, तो शायद ही हो जाएगा।
हमने 30वें 35वें 40-40वें मिनट में भी पेशेंट को रिवाइव किया है। सो इट इज़ वेरी 45 मिनट्स का प्रोटोकॉल है, 45 मिनट का प्रोटोकॉल होता है। अगर 45 मिनट के बाद में अगर किसी का पल्स और बीपी या कोई रिदम नहीं आता है, देन वी डिक्लेयर द पेशेंट इज डेड। अदरवाइज 45 मिनट तक आपको कोशिश करते रहना है। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक घर पे या कोई सेटअप पे, बट ऑब्वियसली एक 30-40 मिनट के अंदर में कहीं से भी मेडिकल सर्विसेज की हेल्प आ सकती है, अनलेस अगर आप बहुत ही रिमोट प्लेस पे हो तो। पर भाईंदर जैसे सिटी के अंदर में मुझे नहीं लगता कि 15-20 मिनट में हम लोग कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे आगे की टेक केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ तक सब क्लियर है कैसे कैसे आगे बढ़ने का? ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए। तो चेन ऑफ सर्वाइवल इज ऑल डिपेंड ऑन व्हाट यू डू प्राइमरली। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे आप क्या करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो इसके आगे का BLS के आगे का होता है ACLS, जिसको हम बोलते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। वो सारा सपोर्ट आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट आपको आपकी जगह पर जहाँ इमरजेंसी हुई है वहीं पर आपको देना पड़ेगा, जिसका एक पार्ट है CPR। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाई क्वालिटी चेस्ट एक्सप्रेशन, डिफिब्रिलेटर, रेस्क्यू, और लास्ट में क्या लिखा है, टीम वर्क। सो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कोई बंदा आएगा वो अपना एम्बुलेंस को मॉनिटर करेगा, हॉस्पिटल को कॉल करेगा, एक बेड वहाँ रेडी रखेगा, और जब तक ये 2 लोग 3 लोग जो भी है वो CPR करते रहेंगे, ताकि जब तक पैरामेडिक्स नहीं आते हैं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, तब तक आप उनको हैंड ओवर नहीं करते, तब तक आपकी प्रोसीजर चल रही है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो ऑब्वियसली असेसमेंट वही चीज़ जो मैं आपको बताया, चेन ऑफ सर्वाइवल में क्या होता है, आपको एक्टिवेट करना है, CPR शुरू करना है, ब्रेथ देना है, पेशेंट को शिफ्ट करना है, और आगे फिर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में पेशेंट जाएगा। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, गो अहेड। ओके, सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है पुश पल्स चेक लेस देन 10 सेकंड। जब भी हम पल्स चेक करते हैं हम इसमें टाइम खराब नहीं करते। बहुत सारे लोग पल्स देखने में टाइम खराब करते हैं। मैं आपको क्या बताया, एज अ पर्सन, एज आप लोग जो है, ये सब डॉक्टर के लिए, आप लोगों के लिए 30, 30 और 2 ये आपको कंटिन्यू रखना है। आप पल्स को मत देखिए, किधर भी मत देखिए, बस करते रहिए जब तक कोई स्पेशलिस्ट आके उसको नहीं देखता है, क्योंकि आपको नहीं समझेगा पल्स आई है या नहीं है, आपको नहीं समझेगा कि ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आपका काम है, अगर पेशेंट सडनली उठ के बैठ जाता है तो आपका CPR खत्म, लेकिन अगर पेशेंट नहीं उठ रहा है तो आपका CPR तब तक चालू रहेगा जब तक इमरजेंसी जो बंदा क्वालिफाइड है वो आगे नहीं देखता, जब तक आपका CPR चालू रहेगा। ये बाकी सब हमारे लिए, पल्स देखना, कहाँ देखना, कितने देर तक देखना, वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे। बट अगेन 30:2 compression to ventilation, 100 to 120 compression per minute, that is very important. Adequate recoil बोले तो दबाने के बाद में थोड़ा टाइम दीजिए ताकि ऊपर आए करके, ऐसा ऐसा से मत दबाइए, नहीं तो वो कभी जो अंदर हवा गई वो अंदर ही रह जाएगी, कभी बाहर नहीं आएगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डेप्थ मैंने आपको बोला 5 से 6 सेंटीमीटर यानी 2 से 2.5 इंच अंदर जाना चाहिए आपका ये जो स्टर्नम है वो। और पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, आपको धीरे धीरे, यहाँ पर आपको कोई नहीं सोचना है कि मैं धीरे करूँ, ये करूँ, वो करूँ। जो आपकी ताकत है पूरे ताकत से करिए। 1-2 हड्डी कभी कभी टूटती है, टूटने दो, जान बचने से ज़्यादा बेटर है हड्डी टूटना। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू नो लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हड्डियाँ जुड़ जाएंगी, हार्ट नहीं जुड़ सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिनिमाइज इंटरप्शन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने को वहाँ पे टाइम पास नहीं करना। अपने इसमें क्या रहता है, अरे तू वो कर, अरे कहीं करो। नो, ये सब जो होता है गड़बड़, मैं वो करता हूँ, मैं करता हूँ। सो रोल आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूँगा पहले और आप क्या करेंगे। सो जो बंदा कॉम्प्रेशन कर रहा है, जो ब्रेथ दे रहा है, वो घूमते रहेगा ऐसा। सो दैट साइकिल विल गो ऑन। सो दैट कोई थके नहीं, क्योंकि अगर आप थक गए तो आपका कॉम्प्रेशन धीरे हो जाएगा, आपको ही पसीना आ जाएगा। So that is very important. So you have to change every 1 or 2 minutes so that you know the recoil and the compressions are of good quality. That is very important. So again मैंने आपको बताया कैसे टिल्ट करते हैं so that आपका लंग्स आपका सीधा हो जाए और हवा डायरेक्टली लंग्स में जाए, ना कि पेट में जाए. So that is very important. Next. अगेन ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का रहता है. ये गैजेट होता है जो हम लोग हॉस्पिटल में तो रहता है, शायद सोसाइटी में नहीं रहे, टाइम पे नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो यू कैन जस्ट पुट एक हल्का सा बारीक रुमाल वगैरह डाल के भी आप ब्रेथ दे सकते हैं. सो दैट सम टाइम इन्फेक्शन का डर होता है, क्या होता है वो हिसाब से. लेकिन अदरवाइज अगर आपके उसमें ये डिवाइसेस है, इसको हम अम्बू बैग बोलते हैं, ये हम लगा के हम डायरेक्टली, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली ये लगा के खाली प्रेस करना है 2 बार और 30 बार कंटिन्यू रखना है. तो ये इमरजेंसी किट जो बने आपको बोला था सोसाइटी में, वहाँ पे ये रखना चाहिए हम लोगों ने, इसको बोलते हैं अम्बू बैग. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. सो अगेन go next. This is all advanced. फेशियल न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या होता है. इंसान को बोलने में तकलीफ होगी, सडनली वीकनेस होगा, चक्कर आएंगे, बदन ठंडा पड़ेगा. सो दैट इज अगेन अ केस ऑफ. सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टाइम इज टिश्यू. वक्त बहुत कीमती है हर चीज़ के अंदर में. सो टाइम इज टिश्यू. टिश्यू मीन्स योर हार्ट का जो मसल, उसको हम टिश्यू बोलते हैं.
सो द अर्लियर यू वर्क बेटर इट इज़. टाइम सेव्ड मीन्स टिश्यू सेव्ड. अगर आपने टाइम पे किया और बराबर किया तो आप ऑर्गन को बचा रहे हो. अगर आपने उसमें अगर लेट किया या आपने बराबर नहीं किया, भले ही आपने उसको मेडिकल तक पहुंचा दिया, लेकिन जब तक उसका जो हार्ट है, उसकी जो नसें जो ब्लॉक हुई है और जो उसका मायोकार्डियम यानी हार्ट की जो मसल डैमेज हुई है वो कभी रिकवर नहीं हो सकती. और पेशेंट को हमेशा जीवन भर देखना. आपने बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ना ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है, इसका हार्ट फेल हुआ है, बोले तो थोड़ा भी यहाँ से वहाँ तक चलता है तो दम लगता है, बदन पे सूजन आता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका हार्ट की मसल मर चुकी है, वो पंप करने के लायक नहीं बची है. हार्ट में ब्लड तो जा रहा है लेकिन पंप नहीं हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एन हार्ट अटैक. सो ये आपको बचाना. ये कब बचाएंगे? अगर आपने बराबर कॉम्प्रेशन किया या बराबर आर्टरी को ओपन रखा तो. सो इमरजेंसीज डू हैपन. इमरजेंसीज कभी बोल के नहीं आती है ना. इमरजेंसी का कोई टाइम नहीं है. हमारे शिवपुराण का कथा का टाइम था 10 से 5, 10 से 2. इमरजेंसी का कोई टाइम नहीं है. इमरजेंसी कभी भी, मैं भी बात कर रहा हूँ, शायद घंटे भर बाद इमरजेंसी आए. नोबडी नोज. इमरजेंसी बोलते ही उसी को है. सो इमरजेंसी के लिए हमेशा प्रिपेयर होना जरूरी है. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. हमेशा प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए. प्लान है सबके पास होता है, लेकिन प्लान भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है. मनुष्य जीवन एक बार है ना. अभी अगर कब मिलेगा किसी को पता नहीं. लेकिन अगर हमारे छोटे से नॉलेज से, छोटे से प्रयास से, छोटे से एफर्ट से, एक टीम वर्क से अगर हम उसको बचा सके, किसी की लाइफ भी हो, चाहे अपने समाज वाला हो या दूसरा भी कोई हो, लेकिन अगर हम इस कारण या तो इससे बड़ा मानव कल्याण कुछ नहीं हो सकता. तो इस चीज़ को अपने को ख्याल में रखना है कि वी हैव टू सी एंड वी प्रिवेंट दैट. लास्ट स्लाइड थी. सो एक स्लाइड और होगी शायद. ओके. सो आगे. सो अगेन ये थोड़े कुछ टिप्स है जो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए. बट आई थिंक आप सबको पता है, मालूम सबको है, करते आधे लोग भी नहीं है, वो बात अलग है. वो ठीक है. सबको बोलते हैं वेट मेंटेन करो, लेकिन नहीं है. सबको बोलते हैं नमक कम खाओ, लेकिन पापड़ अचार सबको खाना है, कोई बात नहीं. एक्सरसाइज रेगुलरली करो, आधे लोग यहाँ जाते नहीं हैं. अगला सोमवार कभी नहीं आता है. मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर, वो भी घर पे मशीन पड़ी है, लेकिन डॉक्टर साहब वो चाले को नहीं. मेरा सेल गयोड़ो, मेरा वो गयोड़ो, वो तो ठीक है, चलो सब राम भरोसे, डॉक्टर सब देखेगा, अपने को कुछ एफर्ट डालना नहीं है. सो ये सबसे बड़ा कॉमन कंप्लेंट है और अपने समाज के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कितना भी कुछ बोलेंगे, घर में अगर किसी ने बोला, टोका, तो वो बुरा बन गया है ना. जो नहीं करता, जो नहीं बोलता, वो अच्छा बन गया, चाहे वो बहू हो चाहे बेटा हो, है ना. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. डाइटरी चेंजेस, लिमिट योर सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट. घी डालडा वगैरह नहीं खाने का, लेकिन सबको वही पसंद आता है. मूंग दाल का हलवा में जब तक घी नहीं गिरता है ऐसा, तब तक वो मूंग दाल का हलवा नहीं मज़ा आता है. सो वो एक प्रॉब्लम है. उसके सिवा हमारे दाल बाटी में अगर बाटी अगर आपने सूखी दे दी तो यानी तो आवे को नहीं, कई मनवार करता है, यानी कई खावा हो जाना, तो छोड़ दो, वो को नहीं चाले. बट वही है, दिस इज़ नॉट फॉर अस. देखिए एक है ना अपने समाज में, मैं अपन खुद भी उसमें से ही है, मैं भी उसका पार्ट था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं होता. बट कैसा है, आप किसी को अब किसी को ज़बरदस्ती खिला के क्या हासिल कर लो. आपने क्या तीर मार दिया कि क्या किया. मनवार क्यों करनी चाहिए अपन ने. भाई सामने वाला भूखा थोड़ी यार, वो आया तो खा के जाएगा ना. आप उसको ज़्यादा खिला के भेजोगे तो नहीं. देखिए उंगली पॉइंट करने में कोई मतलब ही नहीं है. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उसका एक हिस्सा था. अभी अपने घर पे अपनी बहन बेटी की शादी है, बारात आती है. अब उसको ऐसा लग रहा कि अरे हम बाराती को बीमार करके भेजेंगे क्या. अरे वो खुशी के लिए आया, सो हम उनको खुशी खुशी खिलाइए. वो जितना खाना चाहते उतना खिलाइए. मनवार ठीक है, एक चीज़ क्या आप कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी आके कर रहा है. भाई आप तो साले साहब हो, आप जवाई हो, ऐसा हो, फूफा जी भी आ रहा है, वे भी आ रहे हो. मैंने देयर हैज़ टू बी अ लिमिट. यू कांट गो ओवरबोर्ड. खाना सबको अपने हिसाब से. और किसी व्यक्ति ने बोला है कि आप कभी भी खाना खाते हो तो आप जितनी आपकी कैपेसिटी उसका खाली 75% खाइए, 100% कभी मत खाइए. 25% हमेशा खाली रखिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन डाइजेशन. प्लस कभी भी आपको कभी कुछ इमरजेंसी आई तो पता चले कि आप उस चीज़ के लिए करो. अगर आप भी फुल पेट हो तो आप इमरजेंसी का हिस्सा आप बन जाओगे, ना कि आप इमरजेंसी के लिए काम में आओगे. सो वो मत करिए आप. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी. आसान बहुत है बोलना, करना उतना ही डिफ़िकल्ट है. सब जिम अपने बाजू में है, अपने सोसाइटी में है, अपने पास सब कुछ है, लेकिन अपने पास में टाइम नहीं है. टाइम छोड़ के मोटिवेशन नहीं है. तू चलेगा तो मैं आता हूँ, तू करेगा तो मैं करता हूँ, वो वाला बोलता है तू करेगा तो मैं करता हूँ, तो दोनों भी नहीं करते हैं. सो प्रॉब्लम है कि वहीं रुक जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस, रिलीफ ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो आप लोगों यहाँ पे इतना अच्छा भवन है, अपना सब कुछ है, तो कुछ योगा क्लासेस होंगी, कुछ होगी, कुछ चलते रहता होगा शायद एक्टिविटी. उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जाइए. देखिए 21वीं सदी पूरा टेंशन वाला सदी है.
आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कुछ चलने वाला था, इसके अंदर में ना आपका मैन टू मैन कनेक्शन एकदम खत्म होने वाला है। आज मैं और आप बात करें, शायद अगले बार मैं आपको कोई ऑनलाइन बात करूँ या आपसे कुछ बात करूँ। सो ह्यूमन टच जा रहा है। ह्यूमन टच जाने की वजह से एक जो स्ट्रेस लेवल जो कम होता था पहले के ज़माने में थे ना, जब बाबू साहब लोगों के ज़माने में जब पहले थे, तो शाम को पंचायत पे चौपाल पे बैठ के बातें होती थी वो क्या था, दैट वाज स्ट्रेस रिलीज, दैट वाज यस। अभी कैसा है, अभी कुछ हुआ या तो घर में या फिर क्लब में जा रहे हैं, या इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उधर में इतना लाउड म्यूजिक है कि आपका और स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। सो आपको यू हैव टू फाइंड आउट वेज, किसी को म्यूज़िक सुनने में, किसी को संगीत बजाने में, किसी से बातें करने में, किसी को योगा करने में, किसी के लिए सेवा करने में, किसी को भक्ति में, किसी को शक्ति में, किसी में जिसको जहाँ स्ट्रेस फ्री होता है वो करिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आदमी रिलैक्स होगा, जो आदमी छोड़ेगा अपना प्रेशर, वो जीवन में उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक 60 आपको क्या चाहिए, 60 साल का अच्छा जीवन विदाउट दवाई, कि 80 साल का जीवन कि आखिरी 20 साल अपन दवाई पे 4 आदमी पकड़ के चल रहे हैं और अपन बेड पे, आपको क्या चाहिए? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी और क्वालिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक वी शुड ऑल गो फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो अभी बोलते थे बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, पहले के ज़माने में बोलते थे ना कि बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, आखिरी क्या टाटा बाय बाय कर लो, वसीयत लिखा है लो, कटे गए रखोड़ो है, सोनो वोनो कटे गई है, क्योंकि आओ भरोसों को नहीं, वापस आओगी को नहीं आओ, तो वो टाइप के। तो अभी आपको जो है बद्रीनाथ केदारनाथ उम्र के 40वें साल में ही करना है, क्योंकि 60 साल तक जब तक आऊँगे, जब तक आपको दवाई पे रहोगे, किसी को फेफड़े का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, आप पहुँच ही नहीं पाओगे वहाँ पर। सुविधा है लेकिन जाने की ताकत नहीं है। सो आपको जो है यू हैव टू बी एक्टिव, जीवन का मजा लेना है तो आपको मैंने बताया ना, निरोगी काया बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी एक्टिव सो दैट यू कैन टेक पार्ट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली रेगुलर हेल्थ चेकअप का बहुत बड़ा रोल है। आई होप यहाँ पे भी जैसे अपने प्रगति मंडल ने किया है पूरे बॉम्बे में और सब जगह पे, बहुत सारे हॉस्पिटल से टाइप है, जैसे हमने लीलावती से किया है, अंबानी से किया है, वहाँ पे अपने समाज के लोगों को 5000 के टेस्ट हम लोग 850-900 रुपये में दे रहे हैं, ताकि हर साल एक बार तो भी जो व्यक्ति 40 के ऊपर का है उसने हर साल में एक बार अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करना ही चाहिए, विच इज़ अ फुल पैकेज। ये बात आप नोट कर लीजिए, घर का कोई भी हो, 1000 रुपये खुद पे खर्चना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो आपको बता देगी कि आप कहाँ खड़े हो, वो आपको बता देगी कि आपको क्या नहीं करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। यू हैव टू अर्ली डिटेक्शन होता है, बहुत बार पता नहीं चलता है बीमारी आने से पहले, लेकिन हम ऐसे चेकअप में पकड़ लेते हैं और उसकी वजह से हम लोग कुछ दवाई कर पाते हैं। सो मेंटेनिंग ओवरऑल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगेन आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्लाइड, कि जाने से पहले एक बार और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि तबीयत को एक बोझ के तरीके मत देखिए। बहुत सारे लोग उसको कैसे लेते हैं कि भाई करना है अगर खाना, डॉक्टर साहब इतनी दवाई है क्या खाऊँ मैं तो जिमू का मन दवाई ज़्यादा खाऊँ, है ना, एक कॉमन आंसर रहता है हमारे इसमें। अरे दवाई का कितना है, 25 ग्राम दवाई नहीं है, तो आप मूंग दाल का हलवा 200 ग्राम खा लेते फटाफट। अरे कई वो कुछ लॉजिक नहीं समझ में आता, जस्ट बिकॉज माइंडसेट नहीं। हमको जो चीज़ पसंद है हम उसको कितना भी कर सकते हैं, उसकी अतिशोक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पसंद नहीं है उसको हमको 50 ग्राम नहीं चलता। दवाइयाँ आपने क्रिएट की, दवाइयाँ कोई किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं दी है, दवाई आपकी बॉडी मांग रही है इसलिए आपको दवाई दी गई है, तो उसको प्रसाद के जैसा ग्रहण करें कम से कम, ताकि कम से कम आपकी सेहत आपकी ठीक रहे और कहीं ना कहीं हम या हमारे जैसे डॉक्टर आपके जीवन में कम से कम आए, ताकि हम लोगों को आपकी देखने की जरूरत नहीं पड़े, आप हमसे एक समाज के तौर पे मिले, ना कि पेशेंट के तौर पे मिले। बिकॉज कैसा रहता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति बाकी सब चीज़ों से सक्षम है लेकिन तबीयत की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही, तो हमको बड़ा दुख होता है। पर ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें से 80% प्रिवेंटेबल है जो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि हेल्थ पे ख्याल रखिए, चेकअप करिए, प्रॉपरली टाइमली डायग्नोसिस करिए, डॉक्टर को दिखाइए, जो भी आपके डॉक्टर होंगे उनके साथ चर्चा करिए, पूरे फैमिली को लेके चलिए, ताकि कैसा है कि हमारी एक की हेल्थ नहीं, क्योंकि घर में अगर एक पेशेंट होता है तो उसके साथ में 4 पेशेंट ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। सो आप एक ख्याल में रखिए, परिवार में एक पेशेंट यानी पूरा परिवार पीड़ित है कहीं ना कहीं बीमारी से, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। तो इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की हमारी जो भी भूमिका है वो बनाना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को अगर मैनेक्विन पे अगर करना, यस या कोई सवाल जवाब हो तो मैं पहले ले लेता हूँ, फिर बाद में ये कर लेता हूँ। पहले सवाल जवाब, या किसी का अगर कोई सवाल है सीपीआर के रिलेटेड, या कोई भी सवाल हो आपको, जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड है, बाकी मत पूछना मेरे को। जैसे एक गोली है सोर्बिटेट, हाँ। वो मतलब कभी भी से तकलीफ महसूस हुए तो जीभ के नीचे रखने के लिए, हाँ। उसको यदि समझ लो ऐसे फीलिंग हुए ले लें तो क्या नुकसान करती हो? नहीं, देखिए अभी कैसा है,
सॉर्बिट्रेट एक ऐसी गोली है ना जो आपके हार्ट के जो नस होती है उसको डायलेट करती है। हार्ट अटैक बोले तो हार्ट की आर्टरी बंद होना, सॉर्बिट्रेट वो हार्ट की आर्टरी को कुछ समय के लिए थोड़ा खोलती है ताकि ब्लड जाए करके। सो वो खाली तभी आप ले सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं नुकसान आपको, नहीं, साइड इफेक्ट लेकिन नहीं। वो आपको काम तभी करेगी जब रियली हार्ट में अगर ब्लॉकेज होगा तो ही काम करेगी। बट इमरजेंसी में आपके पास में सब लोगों के पास में एटलीस्ट जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको ऑलरेडी सब कुछ हुआ है, उन्होंने सॉर्बिट्रेट की गोली हमेशा अपने साथ में रखना ही। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका प्रैक्टिकली 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा हल्का सा हेडेक होता है किसी को हुआ तो, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा एक गोली जुपिरोज 10 mg करके है, वो मेरे को डॉक्टर ने लाइफ टाइम दे रखी है। बराबर, तो वो कोलेस्ट्रॉल की गोली है, हैं? वो चर्बी कम कर दी, कोलेस्ट्रॉल हाँ, की गोली है। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या वो गोली बराबर ले? एकदम बराबर है वो गोली। देखिए 4-5 दवाइयाँ ऐसी है जो आप बंद नहीं कर सकते, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ये गोली 99% बंद नहीं होती है अनलेस आपका एकदम रिवर्स हो गया हो या आपका एकदम ही बढ़िया कंट्रोल, तो हम डोज कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली ये दवाइयाँ कम नहीं हो सकती है। और जिनका ऑलरेडी एंजियो हो चुका है, बाईपास हो चुका है या कुछ और प्रोसीजर हो चुका है, उनमें दवाइयाँ लाइफ टाइम की रहती है, कभी बंद नहीं होती। चलो बाकी तो डॉक्टर साहब आपने जिस हिसाब से बताया मारवाड़ी भाषा बोल के, आधों के तो ब्लॉकेज वैसे भी खुल गए। जय महेश सर, ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि किसी को 50% तक ब्लॉकेज आया है और वो पूरा रिवर्स होके खुल गया, ऐसा कोई हिस्ट्री है ना? देखिए 50% तक ब्लॉकेज, अगर अभी हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर जिनका समझो कभी एंजियो भी नहीं हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सब लोगों का एंजियो करूँ तो ऑलमोस्ट 40% लोगों के अंदर में 50% ब्लॉकेज आएगा बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। बट 50% ब्लॉकेज को हम कुछ करते नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर में इतनी कैपेसिटी होती है कि जब तक वो 75% के ऊपर ब्लॉकेज जाता नहीं है तब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आएगा। सो आपको जो 50% पता चलेगा वो एक्सीडेंटल, क्योंकि आपने टेस्ट किया करके। बट 50% को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल, और अगर आपका कुछ गड़बड़ होगा, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो चाहे बीपी, उनको कंट्रोल करना, दैट्स इट। रिवर्स हो जाता, खुल जाती है? रिवर्स हो सकता है अगर आपने प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करी तो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बात में लेता हूँ, अब बुरा मत माना, आपका पेट थोड़ा आगे है ना, थोड़ा सा ये है। सो ये चीज़ जो है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, जो कि हम मारवाड़ियों की निशानी है ना। चेहरा बाद में दिखता, पेट पहले दिखता है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे चाय रख देते थे ना, पेट ऐसा रहता था। हाँ, तो खाते पीते घर का, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, जीवन में फिर गोली खाते खाते पीना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं खाते पीते घर का। सो वो नहीं है। सो ये ओबेसिटी क्यों है? बिकॉज अपनी लाइफस्टाइल नहीं। हम लोगों की एशियंस, उसमें भी अपनी माहेश्वरी कम्युनिटी के अपने जीन्स ऐसे हैं ना कि हमारा साइड से नहीं बढ़ता। आप अमेरिकन का देखोगे ना, उनका साइड ज़्यादा बड़ा रहता है, उनका जांघें और उनका यहाँ फैट रहता है। हम लोगों का जो फैट रहता है वो पेट पे रहता है। सो हम लोगों को जो बोलते हैं ना, हम लोग पेयर है और उन लोग एप्पल है। एप्पल कैसा साइड से रहता है, पेयर कैसा सामने से रहता है। तो वी आर पेयर एंड दे आर एप्पल्स। सो हम लोगों की ये जो ओबेसिटी है, यहीं पर सारा कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पर सारी चर्बी है। सो अगर आपने इसको 4 इंच घटा दिया तो आपका जो ब्लॉकेज वहाँ 50% होगा, डायरेक्टली विल कम डाउन टू 20%। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सर। मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया घी और तेल, तो वो नॉर्मली कितना कंज्यूम होना चाहिए? हाँ, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कितना कंज्यूम होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सब महिला शक्ति भी है सारी, तो उनको मैं बता देता हूँ। देखो, खाना बना तो आप लोगों के हाथ में है, आप जो खिलाएंगे ये खाएंगे, बराबर है ना। तो आधे से ज़्यादा ओनस आप पे है। ये कितना भी बोले घी देना है, अपने को देखने का कि घी देना है कि नहीं देना है, अपने को देखना है कि क्या तेल आ रहा है घर में। सो तेल कभी भी हम जो यूज़ करते हैं, वो तेल आप हर 3-3 महीने में चेंज करिए। सो 3 महीना फल्ली का तेल, 3 महीना सोयाबीन का तेल, 3 महीने जो भी आप कच्ची घानी का तेल या ऑलिव ऑयल जो भी है। तो तेल को कभी भी एक जैसा नहीं रखना चाहिए। एक जैसा तेल रखने से वो जमा होता है शरीर में, जब आप चेंज करते हो तो मेटाबॉलिज्म अलग हो जाता है। सो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि साल में 4 बार आपको तेल चेंज करना है 3-3 महीने में। तो दिस इज़ द बेस्ट गुरु मंत्र, आप समझे। दूसरा है कि घी कितना खाना चाहिए करके। अभी वापस वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अरे घी खाना चाहिए, थोड़ा तो अच्छा ही रहता है, घुटने चिकने रहते हैं, फलाना, चमड़ी अच्छी रहती है, वो ठीक है, वे गया, वे राजस्थान में रह गया सब लोग जो खाता था वे। आपको घी एक नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसको अलाउड है 30 ग्राम्स, 30 ग्राम। 30 ग्राम कितना होता है मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, तो 30 ग्राम बोले तो 2 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच अपना जो नॉर्मल चम्मच होता है उतना घी, दैट इज़ 30 ग्राम्स। उतना घी अपने को अलाउड है। लेकिन अलाउड है मतलब कैसा है कि अगर वो 30 ग्राम, अगर वही कोई पेशेंट है जिसको कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनका बीपी है, जिनको बाईपास हुआ है, मल्टीपल दवाई पे है,
एज है ना, मोटापा है, ये है, तो आपको घी का प्रमाण एकदम कम करना है। वो आपको वो देखना है कि घी का प्रमाण एक 10 ग्राम के ऊपर नहीं जाना आपको, लेकिन टेक्निकली अलाउड इज़ 30 ग्राम। उसमें भी वनस्पति डालडा ये अलाउड नहीं है, इट इज़ ओनली अपना सो कॉल्ड घर का घी या जो भी अपन घी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया तेल के बारे में। उसी तरीके से क्यों मैं बोल रहा हूँ डालडा वनस्पति, जो आपने पूछा था, बिकॉज उसके अंदर में होते हैं ट्रांस फैट, उसके अंदर में होते हैं सैचुरेटेड फैट, जो कि आपको मिलते हैं। सो जो भी चीज़ डबल फ्राई होती है, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो फिंगर क्या बोलते हैं, फिंगर फ्राइज़ हो, या चाहे वो कचौरी समोसा हो, या जो भी, वो सब डबल फ्राई होता है। सो उसमें डबल प्रॉब्लम है, मैदा भी प्रॉब्लम है और आपका तेल भी प्रॉब्लम है। सो जहाँ पे आपका तेल जाना चाहिए 20 ग्राम, वो डबल फ्राई में चले जाता है लगभग 45 ग्राम। सो यू आर ईटिंग सो मच ऑफ ऑयल, और वो ऑयल बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपके जाके आपके धमनियों में, आपके आर्टरीज में जाके बैठ जाता है, वो आपको प्रॉब्लम करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अवॉइड ट्रांस फैट, अवॉइड सैचुरेटेड फैट। आजकल गवर्नमेंट का रूल है, आप कोई भी चीज़ खरीदोगे ना, उसके ऊपर में लिखा रहता है पीछे कि इसमें कितना फैट है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। सो आप सैचुरेटेड फैट थोड़ा ले सकते हो, पूफा मुफा जो बोलते थे ना, तो वो, लेकिन आप ट्रांस फैट नहीं ले सकते हो। ट्रांस फैट जनरली ये सब चीज़ों में ज़्यादा होता है। सो दैट इज, सो तेल आप बदली करें हर 3-3 महीने में। घी नॉट मोर देन 30 ग्राम पर डे। अगर आप घी ईटर है तो कोशिश करिए घी कम से कम खाने की, लेकिन अगर आप खाते हैं, आपको बहुत पसंद है, तो नॉट मोर देन 30 ग्राम इन अ डे। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। और नमक की मात्रा जो है, एक आपको पता है नमक कितने खाते हैं हम लोग? अब नॉर्मली जो आपको पता है नॉर्मली नमक कितना अलाउड है इंसान को? एक एशियन आदमी को या कोई भी व्यक्ति इस धरती पे जो है, उसको नॉर्मल नमक अलाउड है 2.6 ग्राम ऑफ सोडियम। नमक में दोनों होते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड ना। सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं हम लोग, तो क्लोराइड अलग है और सोडियम अलग है। सो अगर आप देखोगे तो खाली सोडियम हमको रोज़मर्रा के लाइफ के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए हमको अलाउड है 2.6 ग्राम, नॉट मोर देन दैट। वो 2.6 ग्राम मालूम है कितना होता है आपको? कभी आप है ना, वो एक छोटा सा पाउच आते थे ना नमक के, वो जो डालने के आते हैं, उतना नमक, दैट इज़ 2.6 ग्राम। हम लोग खाने में मालूम है कितना नमक खाते हैं? एक एवरेज स्टडी निकाली गई थी, और लकीली माहेश्वरी घर से निकाली गई थी। हम लोगों ने कुछ 100 माहेश्वरी घर का डेटा निकाला था कि भाई अपन कितना नमक खाते हैं एज अ माहेश्वरी समाज। और बाकी जगह भी उतना ही है, कुछ स्टेट में ज़्यादा है, कुछ में कम है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में थोड़ा सा नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बिकॉज हम लोग यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, मराठी लोग और सब लोग। तो हमने माहेश्वरी घर के लिए थे, ये मैं विदर्भ की बात बता रहा हूँ। सो एवरेज घर के अंदर में जो नमक खाने की जो मात्रा थी, कितनी थी मालूम है आपको? नॉर्मली इज 2.6 ग्राम, और हम लोगों के घर में कितना खाया जाता है ऑन एन एवरेज? मैं एवरेज बता रहा हूँ, 12 ग्राम, 12 ग्राम्स, 12 ग्राम। सो कितना? 4 गुना ज़्यादा। 3 ग्राम भी पकड़ो एवरेज, तो 3 4 12, तो 4 गुना ज़्यादा नमक हम खा रहे हैं। तो आपको क्यों बीपी नहीं होगा? क्यों आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होगी? क्यों आपके बॉडी में पानी नहीं रुकेगा? क्यों आपको पसीना ज़्यादा नहीं आएगा? ये नहीं आएगा, बिकॉज आपका सोडियम का इंटेक इतना ज़्यादा है। सो नमक कम करें। अगर आप सलाद खा रहे हैं, ककड़ी टमाटर खा रहे हैं, तो ऊपर से नमक नहीं डालें। कोई भी चीज़ को है ना, जैसे चीज़ वगैरह जो होता है, जो बटर होता है, वो सब सॉल्टी होता है, आपने देखा होगा, वो अवॉइड करें, उसमें बहुत नमक होता है। पिकल्स बोले तो अचार, पापड़, इसके अंदर में डबल तिबल नमक होता है, तो इसको अवॉइड करें। लेकिन कोई शादी अपने बिना पापड़ की होती है? नहीं होता है ना, तो वो और उसमें भी पापड़ को फ्राई करते हो, है ना, सो भुजिया, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब आपको पता है भाई साहब, लेकिन आप भी खाते हो। आप भी बिना पापड़ के नहीं खा सकते ना, नहीं चलता। लेकिन अभी वही है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ ना, बहुत आसान है, पर मैं जब वहाँ बैठ जाऊँगा तो मैं आधी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं आधी चीज़ें वही करूँगा जो मेरे। सो ये जीभ का स्वाद बड़ा बेकार, वो किसी को नहीं रोकता है, बट टेक्निकली आपको इतना खाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, तेल कितना, घी कितना या नमक कितना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम आज करेंगे। देखिए आज की जनरेशन इस मामले में थोड़ी सी, आई ऑलवेज उनको थोड़ा बेटर है कि वो कॉन्शियस है। आज की जनरेशन जो पिछले 15-20 साल में जो लोग पैदा हुए, उनको एटलीस्ट कम से कम वो अच्छा, वो खा भी लेते तो उतना जला भी लेते हैं, उतना वो एक्सरसाइज वर्कआउट भी कर लेते हैं, सो दैट दे कीप इन दैट बैलेंस। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एज होते जा रहे हैं, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा खाना पीना भी हम लोगों ने कट नहीं किया। सो वंस यू क्रॉस 45-50, आपने आपका सॉल्ट शुगर बटर जो बोलते हैं ना, 3S, सॉल्ट शुगर बटर और 3J। सो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती है, मैं वापस बोल रहा हूँ, सफ़ेद चीज़ें, जितने भी सफ़ेद चीज़ें होती है, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो और भी कोई सफ़ेद चीज़, वो सब आपको आधी कर देना है वंस यू क्रॉस 50। सो दैट इज़ द गुरु मंत्र। जैसे आप क्रॉस करोगे 50, ये सब चीज़ें आधी कर दीजिए, आपकी लाइफ 5 साल ऐसी बढ़ जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई किसी का आशीर्वाद नहीं लगता, कोई गुरुजी का, है ना। बाबा रामदेव ने भी स्टेंट लगाया है, हाँ, और बाबा रामदेव पतंजलि बोल के हमारे डॉक्टर से 4 स्टेंट डलवा के बैठा है।
सो ऐसा नहीं है, मैं किसी गुरु के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि जो है करना। सो आपको अगर है, क्योंकि बाबा ने जिनो है ना, बाबा तो 5,000 करोड़ का मालिक है, तो पैसा कौन खाए? तो मैंने तो लेना ही है ना पैसा। तो उनको प्लास्टिक करना पड़ा। उन्होंने खाया क्या खुद का पतंजलि और बोला कि मेरा ब्लॉक खुल गया? नहीं, उन्होंने प्लास्टिक किया। सो साइंस पे ही जीवन चलता है। सो बोलते हैं ना, अध्यात्म और विज्ञान दोनों भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर में, खाली एक चीज़ का नहीं चलता है। लेकिन आप उस चीज़ को नकारो मत। मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, एलोपैथिक अपनी जगह, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और बाकी अपनी जगह पर, बट आप उसमें इतना मत घुस जाओ कि आपको उसके सिवा कुछ दिखे नहीं, आपको ये लगे कि भाई मेरे को तो बस मैंने काढ़ा पी लिया तो मैं तो ठीक हूँ करके। यह करना, कुछ चीज़ें होगी जो आयुर्वेदिक में अच्छे से होती होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो एलोपैथिक में ही आपको मिलेगी। सो इमरजेंसी रिलीफ और फुल प्रूफ रिलीफ जो मिलेगा आपको एलोपैथी में मिलेगा। आपको आयुर्वेदिक के अंदर में आपको कुछ चीज़ों के लिए है, और बहुत सारे लोग उसके बिलीवर रहते हैं, तो दैट इज़ ओके। बट मुद्दा ये है कि हम उसमें इतना ना घुसे कि हमको पता चले कि हम हमारी मेडिकल इमरजेंसी भी हम उसी से ट्रीट करें, जो कि उनके पास में नहीं है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और कोई सवाल? सर एक सवाल कि हेल्दी हार्ट के लिए डेली कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? यस, सो दैट इज अगेन गुड क्वेश्चन कि कितना करना चाहिए। सो एक्सरसाइज के 2 प्रकार होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एरोबिक एक्सरसाइज, वन इज कॉल्ड एज नॉन एरोबिक। एरोबिक बोले तो जहाँ पर आपको जैसे ना पसीना निकलता है और जहाँ पे आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, टीटी हो, कुछ भी हो। सो दैट इज एरोबिक। अगर आप वो कर रहे हैं तो यू हैव टू डू एटलीस्ट 40 मिनट्स अ डे, 40 मिनट प्रतिदिन, और ये रोज करना है। पहले डेटा था कि आप हफ्ते में 5 दिन करेंगे तो भी इनफ है, लेकिन अभी नया डेटा जो बोलता है कि आप मध्यम वर्गीय एक्सरसाइज जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जिम विम नहीं, लेकिन सिंपल एक कोई स्पोर्ट्स या थोड़ा सा एक 3.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रोज चलना, अगर आप रोजाना करेंगे सो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी टू कीप हेल्दी। सो 40 मिनट्स पर डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ऐसा नहीं, दैट्स टू बी ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा फास्ट वॉकिंग, दैट इज कॉल्ड। सो दैट इज 40 मिनट्स और 10,000 स्टेप। अभी आजकल तो सब फिट बैंड, स्मार्ट वॉचेस है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। सो दैट यू कैन डू दैट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ब्रिस्ट वॉकिंग कितने मिनट तक? 40 मिनट की, आपको 40 मिनट का देखिए, आपको अभी आप 40 मिनट कर लेंगे, लेकिन अभी भाऊ साहब को 40 मिनट करने में तकलीफ जाएगी, तो ये 15 मिनट करें। अच्छा, ये एक्सेप्शन है मेरे। हाँ, कंपल्सरी इनकी जो वॉच है वो सब निकाल दी गई है। हाँ, हमारी थी इतना चलती है अभी भी। तो उनका फिटनेस बता रहा ना कि कैसा है करना करके, ज़्यादा नहीं। हाँ देखो, अतिशोक्ति कोई चीज़ की नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, आपकी बॉडी अगर अलाउड करते हो अच्छी बात है, लेकिन एक एवरेज 3.5 किलोमीटर अगर आप डेली करते हैं, 3.5 किलोमीटर इज एवरेज टू 8,000 to 10,000 स्टेप्स। सो दैट इज मोर देन इनफ एक बॉडी चलाने के लिए। बोला अपने पड़ोसी लोगों का भी कर लेते, फिर आप लोग इसलिए नहीं करते। वही है, काका जी कर रहा तो मैं का नहीं कर रहा, ऐसा है ना। चलो वो भी अच्छा है। यस, नहीं देखिए, प्रेशर उतना ही देना है आपने जिसके वजह से आपकी, देखो प्रेशर का कोई इसमें मापदंड नहीं है। प्रेशर आप उतना ही देंगे जितने में आपका ये जो है, ये जो आपका है, ये इतना जाना चाहिए, लगभग 2.5 इंच आपका नीचे घुसना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तब तक हार्ट को पंप नहीं बैठेगा और हार्ट ब्लड बाहर नहीं फेंकेगा। अगर मैं इसको ये ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, तो ये इसमें कोई मतलब नहीं। भले मैं दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, आई हैव टू गो लाइक दिस। मैं नीचे भी जा रहा हूँ, ऊपर भी आ रहा हूँ, मेरे को ऐसा भी नहीं करना है, अदरवाइज रिकॉल नहीं होगा। सो दिस अप, दिस अप, दिस अप। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है सीपीआर में, एटलीस्ट 3 लोगों का। तो मैंने आइडियली, लेकिन 2 लोग तो चाहिए, एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। एक से अधिक तो कंपलसरी, एक व्यक्ति में तो हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति में आप सिर्फ कर रहे हो लेकिन आप इफेक्टिव नहीं कर रहे हो। सो दैट मीन्स आउटकम आपको ही पता है क्या होने वाला है। अगर 2 लोग और 3 लोग रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा, उतना ही पेशेंट को जल्दी फायदा मिलेगा। एंजियोग्राफी डॉक्टर साहब कोई भी एक एज के बाद में कराओ तो उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? साइड इफेक्ट नहीं भाव साहब, अभी कैसा है, एंजियोग्राफी जनरली बिना इंडिकेशन के आप क्यों करेंगे? नहीं, कोई ऐसा मतलब कोई थोड़ा कोई इंडिकेशन अवेयर कराओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आजकल तो सीटी एनजीओ आ गया है, आपको डालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मशीन में जाके वापस आना है। सो आपका उसमें भी पता चल जाता है, तो आपको डालने की भी जरूरत नहीं है। सो आपका 15 मिनट में काम होता है। एनजीओ के लिए तो आपको आधा दिन एडमिट होना पड़ता है। सीटी में तो आपका 1 घंटे में सीटी एनजीओ हो जाएगा। 100%। इधर से यस,
नहीं वो तो आपका वो तो रिफ्लेक्स हुआ आपका, तो आप प्रॉबेबली आप वो वही ना, अभी अब तुम यंग हो, कोई लड़की गर्लफ्रेंड का फोन आया होगा, फटाफट खा लिया, नहीं अटक गया। इमरजेंसी आई थी कि सांस रुक गई थी। नहीं वो आपका क्या हुआ, आपका जो खाना है दैट हैज गॉन इनटू दैट विंड पाइप। दो पाइप होते हैं जो बहुत क्लोज चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना। खोलने के लिए हमें क्या, उसके लिए आपको जनरली उसमें एक मैन्योर होता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे। उसको कैसा, आपको पीछे से पकड़ के चेस्ट पे थ्रस्ट देना होता है, और सडनली जो भी आपका आप एक अटका हुआ, डेमो दीजिए क्योंकि है 2 बार हो चुका है। इधर आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। हेमलिच मैन्योर बोलते हैं उसको, व्हाट यू हैव टू डू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ? तो क्योंकि वो गड़बड़ वाला काम है। बहुत बार ऐसा होता है ना, इंसान का मोबाइल पे फ़ोन में बात चालू है, बोलता बोलता हो जाता है, हाँ वॉमिटिंग, उसके बाद में अटक गया था, है ना। सो आपको ये यहाँ पे ऐसा रखना है, ये सो आपने देखा है मैंने उसका हाथ कहाँ पे रखा है। अब जैसा इसका खाना ऐसा कर रहा है, सो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसा पकड़ूंगा इसको और ऐसा करके ऐसा झटका इसको मैं दूँगा, ऐसा दूंगा तो जो भी है थक किने ऐसा खांसी करके बाहर आ जाए। सो दैट इज कॉल्ड एज हेमलिच मैन्योर। कभी ऐसा हुआ तो ये कर सकते हैं। नहीं वो भी ठीक, देखो क्योंकि आपको पता नहीं था, है ना। अभी मिर्गी आती है, चप्पल सूंघाते हैं, कांदा मिर्ची लहसुन सब सूंघाते हैं, उसमें कोई साइंस थोड़ी है, पर हमारे पुरखे करते आ रहे करके हमको वो आदत है। पर आपके सामने अगर कोई इमरजेंसी है, आप तो सब कोशिश करोगे ना कि भाई मेरा बच्चा ठीक होए करके, लेकिन जो रियल चीज़ है वो ये हेमलिच मैन्योर जिसको हम बोलते हैं, इससे निकलने की संभावना ज़्यादा है, तो ये है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, वो प्रिवेंशन आप ज़्यादा करिए रादर देन होने के बाद में करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सेंधा नमक, ये अच्छा सवाल है। सेंधा नमक अच्छा है, सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट, यू नो। सो अभी देखिए आप देखेंगे तो अभी हर कंपनी ने रेड सॉल्ट लेके आ गई, मीन्स रॉक सॉल्ट। सो आप बेटर है आप सॉल्ट उसमें सोडियम की मात्रा कम रहती है। उसमें नॉर्मल वाइट सॉल्ट में सोडियम जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसमें भी अब वो आते हैं टाटा लाइट और समथिंग, बट आप रेड सॉल्ट पे जाइए, ज़्यादा बेटर है। रेड सॉल्ट में नमक की मात्रा कम होती है, सोडियम की, और वो थोड़ा सा बेटर भी, उसमें अदर मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो पहाड़ों से बना हुआ रहता है, इसकी वजह से ज़्यादा बेटर रहता है। यस, कर सकते हैं, रेड सॉल्ट इज़ अ गुड ऑप्शन। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने लाइक आपने जैसे बताया कि जब भी ऐसा गैस्ट्रिक का भी होता है तो पीठ में दर्द होता है या राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड में भी दर्द जैसा लगता है, एक बार टेस्टिंग करवा ली उन्होंने, टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने बोला इट्स नॉर्मल, सब एंजियो वगैरह सब बराबर है, फिर अगेन ऐसा होता है तो इट्स लाइक एवरी टाइम थ्रेट रहता है कि ठीक है वो ऐसा होता होगा करके वी कैन प्रिज्यूम दैट? नहीं, वी कैन प्रिज्यूम दैट, बट वी वांट टू फाइंड अ कॉज कि क्यों हो रहा है करके। प्रॉबेबली आपको कोई मसल पुल है, आपको कोई दूसरा इशू है, आपको बहुत एसिडिटी है, या आपका और कोई दूसरा बोन पेन है, बोन के अंदर में बहुत बार इन्फ्लेमेशन रहता है जो हम नहीं पकड़ पाते हैं। सो चेस्ट के एरिया पे जहाँ हार्ट होता है वहाँ बहुत सारे अदर ऑर्गन्स भी होते हैं। सो कभी कभार आपको, हम लोग क्या करते हैं, हार्ट क्योंकि इतना क्रिटिकल ऑर्गन है कि हमारा सारा फोकस हार्ट पे रहता है, हम लोग बाकी चीज़ नहीं देखते। बट गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर सम अदर टेस्ट ऑल्सो बाय योर डॉक्टर, और एक बार सब कुछ आपका नेगेटिव है तो देन यू कैन रिलैक्स अ बिट। लेकिन अगर आपको जैसे साल में 3-4 बार हो रहा है तो देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट कि क्यों हो रहा है। अभी बहुत सारा देखा गया विटामिन डी की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग देख के फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर एक बार से ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो वन नीड टू इन्वेस्टिगेट कि क्यों हो रहा है करके। जी साहब, वो अब हमारा कुछ तो धंधा चलने दो। ये क्या है, मैं जोक सपाट में बताता हूँ आपको कि क्या रहता है। देखिए हार्ट का पेन जो होता है ना, एक बहुत मैंने जिनको डायबिटीज़ होता है या जिनको जो मोटापे वगैरह होते हैं ना, उनको क्लासिकल पेन नहीं आता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। जैसे कोई बहुत मोटा है उसको ऐसा नहीं आएगा कि छाती में दर्द हुआ, यहाँ तक जा रहा है, पसीना, घबराहट और लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा। दैट इज़ क्लासिकल सिम्टम्स, जो कि खाली 40% लोगों में आते हैं। 60% लोगों के अंदर में क्लासिकल सिम्टम नहीं आते। उनको खाली हल्का सा पेन रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा। ये पेन आपका यहाँ से लेके जॉ तक जा सकता है, यहाँ से लेके ये हाथ की उंगली तक आ सकता है और पीछे भी जा सकता है। हार्ट का पेन तीनों जगह जाता है। सो अगर अभी आप जॉ पे जाएगा तो आप क्या सोचोगे, अरे यार कुछ तो दांत में दर्द है क्या, कुछ है क्या, लेकिन वो हार्ट का भी हो सकता है। सो उसके लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, सो सबसे सिंपल क्या है, डॉक्टर के पास जाओ, एक ECG निकालो, एक ट्रॉप्टी का टेस्ट कर ली और खत्म। 5 मिनट के अंदर में डायग्नोसिस, आप हार्ट के हो कि गैस्ट्रिक हो, एज सिंपल एज दैट। सो एकदम। लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं, नहीं जाने के चक्कर में इनो पी लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, और वो रोकते उस चीज़ को, सिम्टम को दबाने की कोशिश करते हैं, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक उनको CPR की जरूरत पड़ जाती है। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना भी अच्छी बात नहीं। तो यू हैव टू टेक अ बैलेंस अप्रोच। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो भी अलग है, नॉर्मल जैसा नहीं लग रहा है, डॉक्टर का अपना क्या 10 मिनट जाएगा, एक अपना 500-1000 रुपये जाएगा,
कम से कम अपने दिमाग से वो तो क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे को कुछ नहीं करके, रादर दैन इमरजेंसी में 5 लाख रुपए देना प्लास्टिक है, तो सोचा 1000 रुपये देके आना पड़ता ना। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अपना तो मारवाड़ी दिमाग है, यही बोलता है। और हाँ नहीं, CPR में कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है। CPR इज प्योरली, मैं क्या बोला आपको, पेशेंट को भी नहीं देखना है, आपको कॉम्प्रेशन और बस ब्रेथ देना है जब तक इमरजेंसी नहीं आती है। इमरजेंसी ये सब गोली कब काम में आएंगी, जब आप कॉन्शियस हो। जो CPR आता ही तब है जब आप अनकॉन्शियस हो। सो ये कोई विषय नहीं बचता, गोली का कोई विषय नहीं बचता। और कुछ? यस, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। हीमोग्लोबिन देखिए, अब हीमोग्लोबिन के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो हम इंडियंस में होता है, अपने यहाँ पे भी होता है, वो है आयरन डेफिशिएंसी। हम लोग आयरन की मात्रा कम खाते हैं क्योंकि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। सो आपको हीमोग्लोबिन कम है तो यू हैव टू गो फॉर एन आयरन स्टडी। आयरन स्टडी चेक करके देखेंगे हम आयरन कम है क्या। अगर आयरन कम है तो आयरन का हम इंजेक्शन दे देंगे या गोली खिला देंगे और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। कुदरती तौर से बढ़ाने का यही तरीका है कि आप अच्छा अपने, यू कैन हैव बीट रूट, यू कैन हैव आंवला, यू कैन हैव जैगरी, गुड़ खाओ, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, कंप्लीट डाइट खाइए। 90% लोगों के अंदर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, पर नहीं बढ़ रहा है, यू हैव टू गो फॉर सर्टन टेस्ट लाइक आयरन स्टडी और अदर स्टडी, और फिर उसके बाद में हम कॉल लेते हैं क्या करना है। कैल्शियम के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो होती है मिल्क, सबसे बड़ा मिल्क है। फिर जितने भी बीज वाले प्रोडक्ट होते हैं, बीज वाले, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आपके ये, उसके अंदर में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। सो या तिल में भी होता है ये सब चीज़ें, लेकिन अभी वही है, तिल के अंदर में कैल्शियम होता है लेकिन उसके साथ में उसका ऑयल भी जाता है। तो आपको यू हैव टू चूज़ व्हाट इज़ बेटर, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। बट अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे सो पनीर, दूध, दही, इसमें सब में कैल्शियम काफ़ी होता है, तो उसमें हो जाता है। और कुछ? थैंक यू, थैंक यू। एक और है जी भाभी जी। या उसमें मेडिसिन थी। होम किट के अंदर में तो बेसिक मेडिसिन है, और सोसाइटी किट के अंदर में कुछ डिवाइसेस भी है, जैसे मैंने बताया ना आपको, बैग मास्क, अम्बू मास्क और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह, वो सब आपके होना चाहिए सोसाइटी के अंदर में। वो मेडिसिन सिंपल है, जैसे वो एक टैबलेट तो बहुत साहब ने बताया था, सॉर्बिटेट की टैबलेट होती है, एक होती है डिस्प्रिन की टैबलेट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है और आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है करके, हार्ट अटैक, सो यू कैन हैव वन डिस्प्रिन का टैबलेट एंड वन सॉर्बिटेट का टैबलेट। पर आपको गोली खा के इमरजेंसी में तुरंत भागना है डॉक्टर के पास, गोली खा के घर पे नहीं रहना है। सो दैट इज़ अ होल आइडिया। ठीक है, चलो।